चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप सभी का स्वागत है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियो वीडियो को एक बार चेक करेंगे और बताएंगे कि दोनों चीज़ें अगर आप तक सही से पहुंच पा रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो आप बताएंगे। फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए जानकारी ये है कि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे शिक्षक भर्ती हो गया, जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता और व्यायाम शिक्षक, साथ ही साथ हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचायक का, ठीक है, तो उनका नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ सीएमओ भर्ती, एसआई भर्ती, सीजीपीएससी, अमीन पटवारी, व्यापम बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पर 11 अगस्त अगले मंडे सोमवार से। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी कोर्स की वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सब कोर्सों में डेमो क्लासेस उपलब्ध है। वह और किसी भी तरीके से आपको दिक्कत है, कोई परेशानी किसी भी सब्जेक्ट संबंधित, किसी भी कोर्स से संबंधित, तो साध्य पीएससी एकेडमी के नंबरों पर आप कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अवनीश श्रीवास बोल रहे सर टाइम टेबल का कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, अभी टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर है, बट 11 तारीख से जो नया बैच है उससे आपको प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाएगा। लेकिन अभी जो ये आपदा प्रबंधन या फिर जो सीएमओ के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल रही अवनीश श्रीवास जी, तो वो 11 बजे होती है, तो उसका आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम सभी सीएमओ स्पेशल यहाँ पर बैच में हम जो सीएमओ में जो अलग अलग यहाँ पर चलता है उनको हम देखेंगे। चलिए, हम कल की क्लास से आपदा प्रबंधन को पढ़ रहे थे। हमने कल की क्लास में ये जाना था कि आपदा किसको बोलते हैं, आपदा कितने प्रकार का होता है, और उसी आपदा को मैनेजमेंट करना वही आपदा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। तो उसको हमने कल की क्लास में देखा था। और हमने देखा था कि कैसे आपदा से निपटने की तैयारी भारत में पहले नहीं था, और बहुत बाद में जाकर हमने आपदा प्रबंधन के लिए भारत में प्रयास किया गया। तो उसी को आज हम पढ़ना है कि भारत में कैसे आपदा प्रबंधन से निपटने की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुदृढ़ तरीके से और बहुत सुरक्षात्मक प्रणाली के तरीके से किया गया, ताकि अब भारत में अगर कोई भी आपदा आता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव निर्मित आपदा हो, तो उससे बहुत जल्दी यहाँ पर उबरा जा सके, बहुत जल्दी उससे यहाँ पर लोगों को रिहैब किया जा सके। इसके लिए प्रयास बहुत अच्छे तरीके से किया गया। तो उसी को आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में आपदा प्रबंधन हम देखते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन, ये हमको देखना है। चलिए, तो भारत में जो आपदा प्रबंधन है, इस भारत में आपदा प्रबंधन में हम देखेंगे कि जो पुरानी नीति है, कौन सी नीति, जो पुरानी नीति जिसको हम ओल्ड पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है, पुरानी नीति। तो पुरानी नीति हमारे भारत में, ठीक है, बस यही कहती थी कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपदा आया है तो उसका राहत एवं पुनर्वास करना है। राहत एवं क्या करना था, केवल पुनर्वास, राहत एवं पुनर्वास करना था, ठीक है, राहत एवं पुनर्वास। जैसे अगर हम बात करें भारत में आज़ादी से लेकर जो 2003-4 तक है, उसका भारत में पुरानी नीति चलती थी। कोई भी एकदम व्यापक प्रयास भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया था कि कहीं भी अगर आपदा आता है तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे उसकी तैयारी किया जाए, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पुरानी नीति अगर हम देखेंगे तो 2005 तक चल रहा था, जिसमें कुछ भी उतना ज़्यादा इनोवेशन, कुछ भी उतना ज़्यादा उसमें यहाँ पर विकास नहीं किया गया था। केवल ये था कि अगर कोई आपदा आता है तो उसके लिए राहत कार्य चालू कर देना है और पुनर्वास कर देना है, बस हो गया। उसके अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं किया जाता था। जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ से निपटा जाता था, उसके बाद राहत कार्य दे दिए जाते थे उस कार्य के लोग, उस तरफ के लोगों को, और उसका पुनर्वास कर दिया जाता, इससे बस काम खत्म हो जा रहा था। लेकिन हमने जब 2004 में गुजरात में भूकंप देखे, फिर हमारे जो तटीय एरियो में बहुत ज़्यादा जब सुनामी आने लगे, तब हमने यहाँ पर भारत में प्रयास किया कि अब जो आपदा आता है उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए, अच्छी तरीके से डील किया जाए, और उनसे निपटने के साथ साथ लोगों को यहाँ पर सुरक्षित
उनको रोजगार दिया जाए, उनके विकास कार्य को बढ़ाया जाए और सतत जो विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, उससे जुड़ा जाए, ताकि अगर आपदा आता है तो आए और हम उसका बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें और वो चला जाए, लोगों पर उतना प्रभाव ना पड़े। तो इन सब चीज़ों को हमने नई नीति में यहाँ पर अपने नई नीति में जगह दिया। ठीक है, चलिए, तो ये पुरानी नीति है जो 2005 के पहले की है। कब की है? 2005 के पहले की है। 2005 से पहले तक हम केवल राहत एवं पुनर्वास पर ही ध्यान देते थे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते थे। लेकिन अब हम देखेंगे 2005 के बाद भारत सरकार ने एक नई टीम भी गठन किया और उसके बाद नई पॉलिसी भी लाई। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नई नीति, न्यू पॉलिसी, नई नीति, न्यू पॉलिसी बोलते हैं। और ये जो न्यू पॉलिसी है वो कब से आएगी? ये 2005 से आएगी। कब से आएगी? 2005 से आएगी। ठीक है, और जब न्यू पॉलिसी 2005 से आई यहाँ पर भारत में आपदा प्रबंधन को लेकर, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस 2005 से यहाँ पर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया, किन किन चीज़ों को मुख्य रूप से तवज्जो दिया गया। तो अब हम पहले टाइप का नहीं करेंगे, पहले टाइप का नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि पहले केवल आपदा आए इसका हम वेट करते थे कि मतलब आपदा आ जाए तो हम उससे राहत कर लेंगे और लोगों को पुनर्वास कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नई नीति में हमें प्रयास करेंगे कि आपदा के पूर्व हम तैयारी करेंगे। ठीक है, आपदा पूर्व हम तैयारी करेंगे, यहाँ पर डिजास्टर प्री प्लानिंग करेंगे, मतलब हम प्रिपेयर्डनेस करेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम उसका रोकथाम करेंगे, तुरंत प्रिवेंट करेंगे, सतर्कता करेंगे, अलर्ट पे हम रहेंगे हमेशा कि कहीं पर आपदा कुछ भी तरीके से आ सकता है क्या, इसको हम देखेंगे। चलिए, वत्सल साहू भी जुड़े हैं हमारे साथ, दिनेश्वर भी जुड़े हैं, तो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। किसी भी तरीके से डाउट होता है तो पूछेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। और आप सभी को बता देना चाहूँगा कि ये सीएमओ की स्पेशल क्लास है, जो सीएमओ में इंडियन जीएस के अंतर्गत अलग से कुछ कुछ अधिनियम दिए गए हैं। तो उसी में हम एक टॉपिक उठाएं, आपदा प्रबंधन, और उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपदा प्रबंधन से संबंधित नए प्रयास या फिर नई नीति कब से भारत सरकार ने स्टार्ट किया, तो आप बता सकते हैं 2005 से। कब से? 2005। ठीक है, अगर आपसे पूछे, चलिए गिरधर यादव भी जुड़ चुके हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। अगर आपसे पूछे कि आपदा प्रबंधन से संबंधित पुरानी नीति कब तक था, तो आपको बताने 2005 से पहले तक था, उसमें कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं किया गया था। चलिए, तो नई नीति ये बोलता है कि आपदा पूर्व तैयारी करना। नई नीति क्या बोलता है यहाँ पर? आपदा पूर्व तैयारी करना, आपदा पूर्व तैयारी, आपदा पूर्व तैयारी। ठीक है, प्री डिजास्टर यहाँ पर प्रिपेयरनेस करेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे आपदा पूर्व तैयारी कि यहाँ पर कोई भी आपदा आने से पहले हमको उसकी तैयारी करना है। जैसे मैंने बताया ना कि कल की क्लास में बताया कि हमारे जो भारत देशों से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कौन कौन सी प्रकार की आपदा आ सकती है, वो हम देख के अनुमान लगा सकते। जैसे मैंने बताया कि जो उत्तर भारत है, जैसे दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड है, ये वाले क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना रहती है। जैसे गुजरात का जो भुज वाला क्षेत्र है, वहाँ पर प्लेट्स बहुत कमजोर है, तो वहाँ पर आ सकती है, हमेशा भूकंप आने की संभावना रहती, तो वहाँ पर हम एकदम अलर्ट मोड पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो बहुत सारे ऐसे जगह पर है जहाँ पर पानी बहुत गिरता है, जैसे हम देखेंगे पूर्वी भारत है, तो पूर्वी भारत में हमेशा पानी आता है, पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पर हम बाढ़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। बहुत सारी नदियाँ ऐसे बहुत सारे राज्यों में, जैसे बिहार में हम कोसी नदी को देखेंगे, तो कोसी नदी वाला क्षेत्र ऐसा कि जब पानी का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा उफान पर रहते हैं। जैसे गंगा यमुना का जो बेल्ट है वो भी उफान पर रहता है। जैसे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में भूस्खलन, हिमस्खलन हमेशा होते रहते हैं। तो हम आपदा के पूर्व हम तैयारी करेंगे कि आपदा अगर यहाँ पर आती है, इस टाइप के हमको अनुमान रहता है, डाउट्स रहता है, तो उसके हम क्या करेंगे, तैयारी करके पहले रखेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल केदारनाथ है, आजकल जो हम देखते हैं जो उत्तरकाशी, अगर आपदा आई है तो उसकी हम तैयारी पहले से है, हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे रोकथाम, दूसरा हम देखेंगे रोकथाम। अब आपदा पूर्व हम तैयारी करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम रोकथाम भी करते हैं। क्या करते हैं? रोकथाम, तुरंत रोकथाम, हम त्वरित उस पर एक्शन लेते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस नई पॉलिसी में सतर्कता है। क्या है? सतर्कता है। सतर्कता मतलब अलर्टनेस, हम हमेशा अलर्ट पर रहेंगे। मैंने बताया ना कि यहाँ पर हमको कुछ कुछ क्षेत्र को जानकर अलर्ट पे रहना है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, चाहे हम यहाँ पर पूर्वी घाट की बात करें, चाहे पश्चिमी घाट की बात करें, जो हम एक तरफ हम देखेंगे
पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, एक तरफ हम देखें पश्चिमी घाट जो अरब सागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा तूफान और चक्रवात आने की संभावना है, तो हम हमेशा सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि कभी भी तूफान चक्रवात आ सकते हैं, तो लोगों को हम बचा सके, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नई नीति में हमेशा सतर्कता बरतेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राहत एवं पुनर्वास। राहत एवं पुनर्वास, राहत एवं पुनर्वास। ठीक है, राहत एवं पुनर्वास कि हम यहाँ पर राहत एवं पुनर्वास का काम करेंगे। और एक हम देखेंगे पुनर्सशक्तिकरण, एक हम देखेंगे पुनर्सशक्तिकरण, पुनर्सशक्तिकरण। इस चीज को हमको देखना है कि हम पुनः फिर से क्या होंगे, सशक्त होंगे। और उसके साथ साथ ही जो हमारा सतत विकास है, हमारा क्या है, सतत विकास, ये विकास नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो आपदा प्रबंधन का जो नई पॉलिसी है उसमें हम ये देखेंगे कि हम आपदा पूर्व तैयारी कर लेंगे, उसकी रोकथाम करेंगे, सतर्क रहेंगे, हमेशा राहत एवं पुनर्वास हमेशा चलता रहेगा, साथ ही साथ पुनर्सशक्तिकरण हम करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो सतत विकास है, क्या है सतत विकास, विकास रुकने नहीं चाहिए। अगर कहीं पर भी आपदा आता है किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ हम रोकथाम करेंगे, राहत एवं पुनर्विकास के बाद उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, सतत विकास, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कभी कभी देखा जाता है कहीं पर अगर आपदा आती है तो फिर क्या होता है, वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हो जाता है, तो ऐसे नहीं देखने। जैसे अगर हम आज जापान की बात करें तो जापान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट, आप सभी सुने होंगे कि जापान में हर दिन लगभग भूकंप आते हैं, लेकिन जापान में सिस्टम ऐसा है कि वो उस भूकंप को भी इग्नोर कर देता है। आते हैं वो आने देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम इतना अलर्ट रहता है और इतना तेज रहता है कि आज जापान क्या है, बहुत ज़्यादा विकासशील देशों में, विकसित देशों में बहुत ज़्यादा आगे हुए बढ़ते हुए जा रहा है, और वो हमेशा आगे ही रहता है। ठीक है, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा तैयार में रहते हैं। तो ये हमारी नई नीति है, कब से बना है ये, 2005 से बना है। ठीक है, और भारत सरकार ने नई नीति कब बनाए उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। यहाँ तक समझ आए कि नहीं आए, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए नई नीति कब से लाई, तो आपको बताना है 2005 से। इन नई नीति के मुख्य घटक कौन से, तो ये सब ठीक है, ये सब उनके मुख्य घटक में आएंगे। पहले क्या था, केवल राहत एवं पुनर्वास पर ही हम ध्यान देते थे पुरानी नीति में, लेकिन अब नई नीति में राहत एवं पुनर्वास विकास के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे। हमें कोशिश करेंगे कि आपदा ही ना आए, हम उसको आपदा आने से पहले रोकथाम कर दें। लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उस पर किसी के बस नहीं है, तो आने के बाद हम जल्दी से रोकथाम, सतर्क रहेंगे और पुनर्सशक्तिकरण के साथ यहाँ पर हम सतत विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। ये नई नीति का यहाँ पर मुख्य बातें हैं। ठीक है, चलिए तो सभी लोग बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि नई नीति कब आया। चलिए, तो भारत सरकार ने नई नीति कब कब लाया, इसको हमको देखना है। जो भारत सरकार है, ठीक है, तो ये जो हमारा भारत सरकार है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो जो भारत सरकार है उन्होंने 23 दिसंबर 2005, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 23 दिसंबर 2005, 23 दिसंबर 2005 ये एक डेट है, 23 दिसंबर 2005। तो जो 23 दिसंबर 2005, ठीक है, इसमें एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, तो एक अधिनियम लाया गया भारत सरकार के द्वारा, कब, 23 दिसंबर 2005 को, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए वीरेंद्र सूर्यवंशी पूछ रहे हैं, सर ये जो सीएमओ का पोस्ट है इसकी योग्यता क्या है, मैं आपके चैनल पर नया हूं तो कृपया समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो वीरेंद्र सूर्यवंशी जी, आपका जो क्वेश्चन है मैं बता देना चाहूँगा कि जो सीएमओ पोस्ट है उसकी जो योग्यता अभी तक 2 बार हुई है। एक बार ये हुआ था 2010 में हुआ था,
और एक बार हुआ था 2018 में, ठीक है। तो जो 2010 है और जो 2018 है, इसमें सीएमओ पोस्ट के लिए जो योग्यता रखी गई है, जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो यहाँ पर रखी गई है नॉर्मल ग्रेजुएशन, सामान्य ग्रेजुएशन। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आप इंजीनियरिंग किए हो, ठीक है, तो कोई भी आपके पास डिग्री है, ठीक है, तो वो इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे, इसके पेपर को दिला सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 2018 के बाद पेपर नहीं हुआ है, तो इसको 2019-20 से इसको सीजीपीएससी में मर्ज कर दिया गया है। किसमें? सीजीपीएससी, जिसको आप राज्य सेवा बोलते हो। तो राज्य सेवा में विभिन्न प्रकार के पद निकलते हैं, जैसे आप जानते होंगे डिप्टी कलेक्टर का आता है, डीएसपी का आता है, अकाउंट ऑफिसर का आता है, नायब तहसीलदार का आता है, आबकारी से संबंधित हम देखेंगे। तो बहुत सारे पद आते हैं, तो उसी पद में अब अलग से न लेकर हम किस में लेंगे करके, यहाँ पर राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में लेंगे करके। लेकिन अभी अभी ये चीज़ें आ रही है कि सीएमओ का पोस्ट राज्य सेवा परीक्षा से अलग होकर आएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि सीएमओ का पोस्ट पहले अलग से ही आता था, और कहीं ना कहीं अब सरकार थोड़ा सा युवाओं को और जल्दी करने, क्योंकि राज्य सेवा परीक्षा में थोड़ा सा बहुत डिले होता है। डिले होने का मतलब ये है कि उसमें प्री भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो अगर ये अलग से आएगा तो इसका केवल एक प्री होगा और इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो शायद आप समझ पाए होंगे वीरेंद्र सूर्यवंशी, और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कुछ और डाउट है, कुछ और दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इसके लिए अगर आएगा तो सामान्य ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया है? तो कब आया है? 2005 में आया है, ठीक है। अब जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, जो 23 दिसंबर 2005 को आया है, और भारत सरकार ने इसको अधिनियम के द्वारा और सशक्त करने का प्रयास किया गया है आपदा प्रबंधन से लेकर, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 में धारावा भी आएगा सर। चलिए क्या लिखते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट लिखा करेंगे गिरधर यादव जी, ठीक है। धारावारा इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ, सीएमओ में मैथ्स नहीं है, चंद्रिका जांगड़े जी, ठीक है। सीएमओ का अगर पिछली बार का जो हुआ है उसमें 2 पार्ट रहते हैं, जैसे मैंने बता चुका हूँ पहले में, तो मैंने आपको किया था, जैसे पार्ट ए की बात करें और पार्ट बी की बात करें, ठीक है। तो इसमें एक ही पेपर होगा, ठीक है, लेकिन इसके 2 पार्ट रहेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, इससे 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन का होगा यहाँ पर, और प्रत्येक क्वेश्चन में आप जानते हैं सीजीपीएससी में 2 नंबर मिलता है, तो इसका पूर्णांक कितना रहेगा? 300 का रहेगा। तो पार्ट ए में मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत इंडियन जीएस रहेगा, इसके अंतर्गत इंडियन जीएस, और इंडियन जीएस में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें भारत का संविधान भी रहेगा, ठीक है, भारत का भूगोल भी रहेगा, इकोनॉमी भी रहेगा, पर्यावरण भी रहेगा, सामान्य विज्ञान भी रहेगा, भारत के इतिहास भी रहेगा, जो आप इंडियन भूगोल में, मतलब इंडियन जो जीएस है उसमें पढ़ते हो, ठीक है। तो ये रहेगा, और साथ ही साथ जो अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत सारे इसमें हम देखेंगे तो अधिनियम अलग से इंडियन जीएस में, जैसे सूचना का अधिकार है, जैसे आपदा प्रबंधन है, जैसे भू राजस्व संहिता है, जैसे हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम है, और लोक प्रशासन के कुछ एक टॉपिक्स भी इसमें हैं, ठीक है। तो लगभग 15-16 इसमें अलग से अधिनियम है इंडियन जीएस के अलावा, ठीक है। और जो पार्ट बी है पूरा छत्तीसगढ़ है। पार्ट बी कौन सा है? पूरा छत्तीसगढ़ है। पूरा छत्तीसगढ़ मतलब जो आप पढ़ते हो उसका अलग से 75 क्वेश्चन का आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। इसके 2 पार्ट्स रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इंडियन जीएस से संबंधित है, पार्ट बी छत्तीसगढ़ से संबंधित। लेकिन पार्ट ए जो इंडियन जीएस के अलावा इसमें बहुत सारे और अधिनियम है, जिसको मैं अलग से स्पेशल सीमो करके पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो आप पढ़ेंगे कॉमन सब्जेक्ट रूप में, जो और आप तैयारी कर रहे होंगे, जैसे व्यापम की कर रहे होंगे, जैसे सीजीपीएससी कर रहे होंगे, या फिर टीचर भर्ती जिसका भी आप कर रहे होंगे, तो बाकी सब सेम है। इसमें जो अधिनियम है, और इसमें न तो हिंदी आएगा, न तो इंग्लिश आएगा, न तो मैथ्स आएगा, न तो रीजनिंग आएगा, न तो कंप्यूटर आएगा, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे, लेकिन उसमें अलग से नहीं दिया गया, ठीक है। तो जिसका भी मैथ्स से रीजनिंग नहीं बनता है तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो एक 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 330 नंबर का पूर्णांक किसमें रहेगा? 300 नंबर यहाँ पर आपके लिखित पेपर के, और 30 अंक किसका रहेगा? उसका रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। चलो, अभी तक जिस हिसाब से हुआ है 2 बार पेपर, उस हिसाब से मैं उस बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। आगे हमको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि आएगा नहीं आएगा कैसा है, ठीक है। लेकिन तब तक हम तैयारी अपनी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो उन सब के लिए तो क्लास करना ही
पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी इसी उधेड़बुन में है कि अलग आएगा नहीं आएगा, तो वो न तो आप जानते हैं न तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत पहले इसकी यहाँ पर जानकारी आ रही कि सीएमओ अलग आएगा अलग आएगा अलग आएगा करके, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते हुए। ठीक है, चलो, और अगर आप तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप कॉमन सिलेबस पढ़ते हैं तो 2-4 चीज़ों का पेस्टर पढ़ेंगे 1 से 1.5 घंटा, तो उससे अगर आता भी है तो आप बेनिफिट में रहेंगे। आप उन विद्यार्थियों से आगे रहेंगे जो अभी तक नहीं आएंगे करके ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अधिनियम। ठीक है, अब इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य क्या रहेगा। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आ गया, तो इसके हम देखेंगे कार्य। तो कार्य यहाँ पर कुछ कुछ बताए गए हैं। जैसे हम देखेंगे भारत में आपदा प्रबंधन पर अधिक बल देता है। ठीक है, तो भारत में आपदा प्रबंधन पर अधिक बल देता है, तो आपदा की तैयारी करना। किसकी तैयारी करना, आपदा की तैयारी। अब यहाँ पर आपदा आने की हम तैयारी नहीं करेंगे, आपदा अगर कोई आता है तो उससे हम कैसे निपटेंगे उसकी तैयारी करना है, उसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण चेतावनी, पूर्व चेतावनी। ठीक है, क्या देखेंगे, पूर्व चेतावनी, पूर्व चेतावनी आपदा न्यूनीकरण। ठीक है, पूर्व चेतावनी आपदा न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी आपदा न्यूनीकरण। मतलब कि हम जो आपदा आएगा उसका पूर्व हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको चेतावनी करके उसको कम करने का प्रयास करेंगे, ये इसका काम रहेगा। और आपदा रोकथाम पर अधिक ध्यान देना। किस पर, आपदा रोकथाम पर अधिक ध्यान देना, आपदा रोकथाम पर अधिक ध्यान देना, अधिक ध्यान देना। ठीक है, आपदा रोकथाम पर अधिक ध्यान देना, ये भी हम देखेंगे। और इस नई नीति का एक चीज और है, जो लक्ष्य है वो सतत विकास की तरफ आगे बढ़ना। किस पर आगे बढ़ना, सतत विकास पर आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कार्य क्या क्या है। तो ये आपदा की तैयारी है, पूर्व चेतावनी करना, आपदा को न्यून करना, आपदा से रोकथाम पर अधिक ध्यान देना और सतत विकास को यहाँ पर करना। ठीक है, तो नई नीति का लक्ष्य सतत विकास पर हमेशा आगे हुए बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये है भारत सरकार ने जो 23 दिसंबर 2005 को ये नियम किया था, ये अधिनियम लाए थे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन की जो इस राष्ट्रीय नीति है। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य क्या है। ठीक है, बहुत बार उद्देश्य ऑब्जेक्टिव को भी पूछा जाता है, तो उनको भी हम ध्यान पे रखते हुए चलते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। कभी कभी उद्देश्य क्या है ये भी पूछा जाता है। वैसे उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि आपदा से निपटना बहुत अच्छी तरीके से और सतत विकास की तरफ आगे बढ़ना, ये इसका मेन उद्देश्य है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य यहाँ पर लिखा गया है। जैसे हम बोलते हैं तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन इसके उद्देश्य जो बताए गए हैं वो पूछे जाते हैं उसमें। जैसे इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, ये हम देखेंगे। ठीक है, देखो तो सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है इंश्योरिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, जो सामुदायिक सहभागिता है उसको सुनिश्चित करना, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम दूसरे उद्देश्य की तरफ जाएंगे तो दूसरा उद्देश्य ये बोलता है इसका, इस अधिनियम का, कि जो विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी जो संगठन हैं, विभिन्न सरकारी तथा जो गैर सरकारी संगठन हैं उनको आपदा प्रबंधन में भागीदार बनाना एवं उसका समन्वय करना। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, विभिन्न। अब विभिन्न में यहाँ पर आ जाएगा दोनों, जो गैर सरकारी है, ठीक है, और जो सरकारी है, जो गैर सरकारी है और जो सरकारी है, संगठनों को आपदा प्रबंधन में लाना एवं विभिन्न संगठनों के बीच में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, ये हमको देखना है। देखो आपदा जब भी आता है, ठीक है, तो बहुत छोटे लेवल पर भी हो सकता है जिससे खुद निपट लेती सरकार, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पर आ जाता है तो यहाँ पर सरकार का जो टीम है, सरकार का जो
यहाँ पर व्यवस्था है वो कम पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जैसे हम एनजीओ की बात करें, जैसे हम राहत एवं बचाव कार्य के लिए जो टीमें रहती है, तो गैर सरकारी संगठनों का और सरकारी संगठनों के बीच में यहाँ पर आपदा प्रबंधन को भागीदार भी बनाना है और उनका समन्वय भी करना। समन्वय मतलब दोनों चीज़ों के एक साथ जोड़ के रखना। ठीक है, जैसे बहुत बड़े लेवल पर अगर बाढ़ आ गया तो सरकारी संगठन भी मिलकर उससे निपटने का प्रयास करेंगे, गैर सरकारी संगठन, और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। कौन सी क्लास के लिए आए हैं? एक बार पता कर लो ना, शायद नीचे भी चेम हो रहा होगा तो। हाँ ठीक है, नहीं मतलब आपका क्लास अगर नीचे में हो रहा है वहाँ जाके बैठेंगे, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। हाँ चलिए, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। आगे आगे अगर हम देखेंगे इसके उद्देश्यों में, तो आपदा प्रबंधन हेतु सुनिश्चित प्रशिक्षण देना। ठीक है, आपदा प्रबंधन हेतु सुनिश्चित आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन हेतु सुनिश्चित प्रशिक्षण देना, सुनिश्चित प्रशिक्षण देना, सुनिश्चित प्रशिक्षण देना, ये हमको देखना है। ठीक है, तो जो आपदा प्रबंधन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें में आपदा आ सकता है, बाढ़ है, जैसे आग लग सकता है, तो उसमें जो काम करने वाले जो वर्कर है उनको हमको क्या करना है? सुनिश्चित प्रशिक्षण देना। ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गया तो कोई भी जाके बचाव कार्य में लग सकता है, उसको खुद तैरने नहीं आता है तो क्या वो लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनिश्चित या फिर समुचित क्या करना है? यहाँ पर प्रशिक्षण देना है। ठीक है, जैसे आग अगर लग जाती है तो आप देखते हो कि फायर ब्रिगेड के लोग जाते हैं जो कहीं ना कहीं वेल ट्रेंड रहते हैं, उनको पता होता है कि अगर बहुत ज़्यादा धुआं भी आ रहा है, धुआं भी नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ताप है, तो उसमें सहने की क्या होती है? एक प्रशिक्षण क्षमता होती है, और उसी प्रशिक्षण क्षमता के द्वारा वो आग पर काबू पा सकता है, वो बाढ़ पर काबू पा सकते हैं। नॉर्मल लोग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो ये आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है कि सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना है। ठीक है, लगभग सभी जो समुदाय है उसकी सहभागिता चाहिए हमको। विभिन्न गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के बीच में भागीदारी के साथ साथ समन्वय होना चाहिए, और आपदा प्रबंधन हेतु यहाँ पर सुनिश्चित प्रशिक्षण देना है। ठीक है, ये हमारे पास काम है, इसके उद्देश्य। ठीक है, चलो तो इतना यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं है? एक बार कमेंट करेंगे जितने ही बच्चे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के 3 स्तर क्या क्या बनाए गए इस अधिनियम के द्वारा, उसको हमको देखना है। कैसे सेंट्रल लेवल पे बनाए गए हैं, कैसे स्टेट लेवल पे बनाए गए हैं, और कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए गए हैं। ठीक है, चलो तो जितने भी बच्चे हैं एक बार बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कमेंट करेंगे जितने बच्चे हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। चलो तो हम देखते हैं 3 स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य यहाँ पर किए जाते हैं भारत में। आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए 3 स्तर हैं। आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए यहाँ पर भारत में 3 स्तर का निर्माण किया गया। कितने स्तर का निर्माण किया गया? 3 स्तर का। अब वो 3 स्तर कौन कौन से आप सभी जानते होंगे, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक हमारे पास आ जाएगा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, केंद्र के स्तर पर, एक आ जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्य के स्तर पर, और एक हमारे पास आ जाएगा जो जिला है। ठीक है, चलिए तो पहला हम देखते हैं केंद्र के स्तर पर। पहला हम क्या देखेंगे? केंद्र के स्तर पर। पहला
पहला हम देखेंगे केंद्र के स्तर पर। तो जो केंद्र का जो स्तर है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर बनाया गया है NDMA, ठीक है, क्या बनाया गया है NDMA, ठीक है। अब इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या होता है इसका मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में। किस रूप में देखते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर केंद्र स्तर पर बनाया गया, ठीक है। अब इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो प्रमुख यहाँ पर होता है वो होता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसका प्रमुख कौन होता है? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये यहाँ पर गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत रहता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। किसके अंतर्गत रहता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमको देखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलते हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये रहता है। और इनके अगर हम देखेंगे, ये तो हो गया राजनीतिक स्तर से। और इसके अगर हम प्रशासनिक प्रमुख के रूप में देखेंगे तो कौन रहते हैं? गृह सचिव लोग रहते हैं। इसमें कौन रहते हैं? और गृह सचिव, जिसको आप सेक्रेटरी बोलते हो, तो वो सब भी इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये केंद्र स्तर पर हम देखेंगे तो केंद्र स्तर पर यहाँ पर बनाया गया है NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसको आपको देखना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्य करता है। और इसके जो प्रमुख रहते हैं वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर रहता है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहता है। और इसमें गृह सचिव भी कार्य करते हैं जो यहाँ पर प्रशासन में रहते हैं, ठीक है। ये हमको देखना है, ये केंद्र स्तर पर कार्य करता है। और इसी NDMA में आपने सुना होगा 2 और बॉडी कार्य करता है जो इसके हाथ पर कहलाते हैं, ठीक है। एक हम देखेंगे NIDM, ठीक है। NIDM का मतलब यहाँ पर होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, जो रिसर्च करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ, और उसको हम अलग अलग पढ़ते जाएंगे। इसके यहाँ पर इसको यहाँ पर इस NDMA को और साथ देने के लिए 2 और यहाँ पर बॉडीज बनाई गई। एक हम देखेंगे NIDM, ठीक है। एक हम देखेंगे क्या? NIDM। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसका मेन कार्य ये होता है कि यहाँ पर रिसर्च करना, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करना और आपदा को प्रबंधन को पेशेवर रूप से कार्य करना, ये हम देखेंगे। दूसरा, इसको तो आप तक सुने होंगे NDRF, ठीक है। तो NDRF का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, ठीक है। तो NDRF ही बहुत ज़्यादा काम करती है। तो ये दोनों इसका हाथ पैर कहलाते हैं, पढ़ेंगे अलग से दोनों को भी, ठीक है। तो ये केंद्र स्तर पर, ये किसके स्तर पर है? केंद्र स्तर पर पूरा। ये दोनों जो टीमें हैं, ये दोनों टीमें किसके उस पर कार्य करती है? NDMA के पर कार्य करती है। और पूरी तरीके से जो जमीनी स्तर पर लागू करने का, क्रियान्वयन करने का, ये दोनों करती है, ठीक है। ये हमको देखना है। लेकिन किसके लिए कार्य करती है? NDMA के लिए कार्य करती है। इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखते हुए जाना है, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं राज्य स्तर पर। अब हम किसके स्तर पर जाएंगे? राज्य स्तर पर जाएंगे। और राज्य स्तर पर हम जाके देखेंगे क्या क्या रहता है। तो जो राज्य स्तर है, ठीक है, तो जो राज्य स्तर पर अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पर SDMA है। क्या आ जाएगा? SDMA, ठीक है। अब SDMA का हम देखेंगे यहाँ पर, तो राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, SDMA। जैसे यहाँ पर NDMA है, तो अब यहाँ पर देखेंगे जो राज्य में इसका प्रमुख कौन होगा? तो राज्य में इसका जो प्रमुख होगा, राज्य में इसका जो प्रमुख होगा वो एक CM होगा। वो कौन होगा? चलिए प्रमुख शायद यहाँ पर, चलिए यहाँ पर PM लिखा गया था, ये CM होगा। CM मतलब जो मुख्यमंत्री होता है उस राज्य का। अब हम देखेंगे ये भी यहाँ पर जो राज्य होते हैं, तो राज्य में आप सब पढ़ते होंगे सामान्य प्रशासन विभाग, GDA बोलते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। और इसमें जो राज्य का मुख्य सचिव रहता है, इसमें अगर हम प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो राज्य का जो मुख्य सचिव रहता है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, वो इसके क्या रहते हैं? इसमें शामिल रहते हैं। ये कौन से स्तर है?
स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर। मैंने 3 स्तर की बात किया था, तो 2 स्तर मैंने आपको बता दिए, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, ठीक है। अब हम जाते हैं जिला। अब हम कौन से स्तर पर जाएंगे? जिला स्तर पर जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार कितने स्तर यहाँ पर आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए बनाए गए? आपको बता देना है कितने स्तर, 3 स्तर। अभी हम सबकी अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय स्तर पर एनडीएमए है और उसके अंतर्गत कार्य करते हैं एनआईडीएम और एनडीआरएफ करता है, ठीक है। इसका प्रमुख पीएम होता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर, और गृह सचिव भी इसके अंग रहते हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर एसडीएमए है जिसका प्रमुख सीएम रहता है, और सामान्य प्रशासन विभाग जिसमें हम देखेंगे मुख्य सचिव रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जिला। तो जिला में हम सभी जानते हैं नगर पालिक, नगर निगम, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो उसमें डीडीएमए, ठीक है। तो एक जिला जो होता है जिला, ठीक है। तो जिला में हम देखेंगे यहाँ पर डीडीएमए रहता है, डीडीएमए, ठीक है। यहाँ पर हम इसको राष्ट्रीय पढ़ते हैं, नेशनल, यहाँ पर स्टेट पढ़ते हैं, ठीक है, राज्य, और यहाँ पर इसको डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये हमको देखना है। यहाँ पर जिला आपदा प्रबंधन हम देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो ये हम देखते हैं। तो इसमें जो प्रमुख रहेगा, तो जिले का प्रमुख कौन रहता है? तो जिले का जो प्रमुख रहता है वो डीएम रहता है। कौन रहता है? डीएम। डीएम का मतलब होता है कलेक्टर, तो ये हम रहेंगे। उसके साथ साथ ही जो प्रमुख रहते हैं, जैसे महापौर रहते हैं, जैसे हम देखेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हैं, तो वो लोग इसके अंतर्गत रहेंगे, और जिले पर जो वो आता है उसका यहाँ पर देखभाल करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमको देखना है। 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर है, और 3 स्तर मैंने आपको बता दिया, केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी। और ये जो तीनों स्तर है वो काम करते हैं किसमें? यहाँ पर आपदा प्रबंधन पर मिलकर कार्य करते हैं। केंद्र स्तर पर आता है तो वो, राज्य स्तर पर ये, और यहाँ पर जिला स्तर पर ये, ठीक है। चलो, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार कमेंट करेंगे, आपको समझ आए कि नहीं है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं एनडीएमए को, ठीक है। एनडीएमए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये हमको देखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये चीज़ है। अब हम देखेंगे जो एनडीएमए है, ठीक है। तो इसका जो गठन है वो करेंगे 23 दिसंबर 2005 को। कब करेंगे? 23 दिसंबर 2005। 23 दिसंबर 2005 को इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय है हमारे पास कब आएगा? नई दिल्ली में आएगा। और इसका जो यहाँ पर प्रमुख होता है, इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो इसके जो प्रमुख होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रमुख कौन होते हैं? यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। ये हमको देखने। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट, ये तो मैं आपको बता दिया, इम्पोर्टेंट क्या है इनका? इनका जो प्रमुख कार्य है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो इम्पोर्टेंट है, इसको हमको देखना है। इसका जो प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख कार्य है वो इम्पोर्टेंट है, और वो क्या क्या है? तो इसका जो प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्माण, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्माण, आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्माण, नीतियों का निर्माण, ये हम देखेंगे। आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना। किसको? राष्ट्रीय योजना, आपदा प्रबंधन से संबंधित
राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना, मंजूरी देना। चलिए मैं समझाता हूँ। देखो, जो आपदा प्रबंधन होता है, ठीक है, तो आपदा प्रबंधन पर जितने भी नीतियाँ, जितने भी पॉलिसी अगर बनाना हो, ठीक है, तो उन पॉलिसियों का निर्धारण कौन करती? यही करती, एनडीएमए करती, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करती। जितना भी नीति बने उसका क्या करेगी? आपदा प्रबंधन। तो यहाँ से क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सा, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनडीएमए, ठीक है। अब राष्ट्रीय योजना जो आपदा प्रबंधन से संबंधित बनता है, क्या बनता है? राष्ट्रीय योजना जो बनता है उसका मंजूरी भी कौन देता है? यही देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है और इसके कार्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक और चीज़ है कि नेशनल लेवल पर बहुत बड़े काम करती है। तो हम देखेंगे राष्ट्रीय योजना के अनुसार, किसके अनुसार? राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार योजनाओं की स्वीकृति, ठीक है। तो राष्ट्रीय योजना के अनुसार, किनके अनुसार? राष्ट्रीय योजना के अनुसार, राष्ट्रीय योजना के अनुसार अगर हम देखेंगे किसके अनुसार? राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों द्वारा तैयार जो योजना है उसकी स्वीकृति देना। राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार योजनाओं को स्वीकृति देना, तैयार योजनाओं को स्वीकृति देना, तैयार योजनाओं को स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, ठीक है। ये भी क्या है? इनका कार्य है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है कि यहाँ पर जो एनडीएमए होता है, क्या होता है? यहाँ पर जो एनडीएमए होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। तो इसका गठन 23 दिसंबर 2005 को, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इसके प्रमुख होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और इसका जो प्रमुख कार्य है, जो भी नीति बनेगा आपदा प्रबंधन से, तो उन नीतियों का निर्माण है, ठीक है। राष्ट्रीय योजना को यहाँ पर मंजूरी देना रहता है और राष्ट्रीय योजना के अनुसार जो तैयार योजना को स्वीकृति देना भी उनका यहाँ पर कार्य रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है और इसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित चीज़ें हमको आज यहीं तक पढ़ना है। कल हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि जो एनडीएमए के अंतर्गत कार्य करते हैं, क्या? एनआईडीएम और एनडीआरएफ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एनआईडीएम का कार्य क्या होता है और एनडीआरएफ का कार्य क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरे स्तर पर जाएंगे। तो दूसरे स्तर पर आप सुने होंगे एसडीआरएफ होता है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनका कार्य क्या क्या है, कैसे कैसे कार्य करते हैं और आपदाओं से निपटने का ये प्रयास यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जितने बच्चे हैं जो सीएमओ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़कर सीएमओ का ये जो स्पेशल बैच चल रहा है उससे जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं अच्छे से। और मैंने बताया कि ये सीएमओ स्पेशल क्लासेस, तो जितने भी यहाँ पर अलग से जो भी अधिनियम दिए गए हैं तो उनको मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। और उसके बाद जो भी आपकी पढ़ाई जो कॉमन सिलेबस, जैसे इंडियन जीएस की क्लास हो ही रही है, जैसे आप देखोगे जो छत्तीसगढ़ की क्लास हो रही, तो आपका सीएमओ का एक पूर्ण तैयारी इस बैच के साथ जुड़कर हो जाएगा। और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो और अन्य अन्य तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर क्लासेस न्यू बैच के साथ 11 अगस्त को शुरुआत किया जाएगा। तो उस बैचेस से आप जुड़ेंगे। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप हमारे संस्थान के नंबरों पर कॉल करके उसका यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे और आपदा विभिन्न प्रकार के आते हैं तो उन आपदाओं पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यू आपदा प्रबंधन से कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और जुड़े रहिएगा साध्य पीएससी एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा।